Everything comes in a pair. You can never get one thing without facing another. जैसे कि सफलता का आपको अनुभव कब होगा? जब आपने फेलियर्स देख ली हो। और खुशी का अनुभव आपको कब होगा? जब आपने दुख महसूस कर लिया हो। इसी तरह से जीवन में जो भी चीज़ें आती हैं ना, हमें उसका अनुभव या अनुभूति तभी होती है जब हम उसका कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली चीज़, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देना चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं, वो जब तक हमारे जीवन में ना आए। देखिए, मेरी इस बात का आज के मेरे मेहमान से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी आज की जो मेहमान है ना, वो जीवन के हर पल को अभी अनुभव कर रही हैं। बहुत ही कम उम्र की हैं, लेकिन इस कम उम्र में भी वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर रही हैं। और हो सकता है कि आने वाले कल में हम उन्हें किसी एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु के रूप में देख सकते हैं, या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो उनकी अभी की हालात हैं, जो उनके अभी के हालात हैं जिस पर वो चल रही हैं, वो मुझे भी बहुत हैरान कर रही हैं। 20 वर्ष की हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को वो घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। वो एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं। वो पॉलिटिक्स के बारे में भी नॉलेज रखती हैं। वो क्या करती हैं ना कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके अंदर अच्छा क्या है, उनके अंदर बुरा क्या है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानती हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स, जो भारत की पॉलिटिक्स है, वो पिछले कितने सालों में कितनी बदली है, और क्या अच्छी चीज़ें जुड़ी हैं, क्या बुरी चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर, इन तमाम मुद्दों के बारे में वो बहुत खुलकर बात करती हैं। और पिछले कुछ समय से वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बेबाकी के साथ अपनी राय को रखती हैं, बिना ये सोचे या बिना इस बात से डरे कि लोग क्या कह सकते हैं। ख़ास तौर पर पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके बारे में क्या कह सकती हैं, क्या सोच सकती हैं। आज मेरे साथ हैं अक्षता देशपांडे जी। मैं भेजती हूँ उनको रिक्वेस्ट, उनसे कुछ बातें कर लेते हैं। जितने लोग जुड़ गए हैं, वेलकम। नमस्ते विवेक जी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ आशीष जी, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। आप ऐसे ही अच्छे रहिएगा, क्योंकि आपके अच्छे रहने में ही हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा और अच्छा भी रहेगा। अच्छा अक्षता जी, आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि मैं आपको क्या बोलूं। आप एक सोशल रिफॉर्मर हैं, या एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर हैं, या पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिकल एनालिटिक के रूप में आप काम करते हैं। आपकी व्याख्या अगर आपके शब्दों में पूछे तो आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं? अगर मैं अपनी व्याख्या की बात करूं तो मेरे लिए मैं बस एक विद्यार्थी हूँ कि हर आने वाली चीज से मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ। फिर वो पॉलिटिक्स हो, मेरी पढ़ाई हो या फिर अध्यात्म हो। हर राय से अगर कोई, हर एक व्यक्ति अगर कुछ ना कुछ सीखे तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी व्याख्या हो जाती, क्योंकि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी भी कहते थे कि हर व्यक्ति को हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति विद्यार्थी है तब तक हर वो चीज वो सीख सकता है जो इस संसार में है, क्योंकि संसार तो ज्ञान का भंडार है, तो हर किसी को उससे कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए। लॉ कर रही हैं आप, लॉ के हाँ साथ जी। साथ आप अद्वैत के बारे में, अद्वैत वेदांत जो है उसकी शिक्षा को लेकर के आप उस पर भी कार्य कर रही हैं। दो बिल्कुल अलग अलग चीजें। एक ऐसी चीज है जो कि मतलब सिस्टम के ऊपर काम करने वाली चीज है, और दूसरी जो अपने अंदर के सिस्टम पर काम करने वाली चीज है। तो इन दोनों का तालमेल आपके जीवन में आया कैसे, और आपने सोचा कैसे दो बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने का? लॉ की पढ़ाई तो मैंने अपनी इच्छा के कारण की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लॉ एक ऐसा विभाग है जो हर किसी व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि ये भारत का न्याय है, ये भारत की न्याय व्यवस्था है। जब तक हर किसी भारतीय को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, शायद हमारा उत्थान होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं लॉ की पढ़ाई करूंगी। और बात जब आती है अद्वैत वेदांत की, तो मेरी एक दोस्त है रागेश्वरी अंजना, जो कि मध्य प्रदेश से है, और इसने मुझे बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए काम कर रही है, अद्वैत वेदांत के लिए। अब जबकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, फिर भी मैं मध्य प्रदेश सरकार की मतलब बहुत कृतज्ञ भी हूँ उनके लिए, बहुत ऋणी भी हूँ, क्योंकि एकता न्यास और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर भारत के युवाओं को अद्वैत वेदांत के बारे में बता रहे हैं।
उनका ऐसा कहना है कि जब हम भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सभी को अद्वैत वेदांत के बारे में पता होना भी बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये वही शास्त्र है जो भारत को बहुत जल्दी आगे बढ़ा सकता है। तो हमने पिछले ही महीने मैं तमिलनाडु गई थी, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ही हम सब गए थे। वहां पर भारत के 50 विद्यार्थी हम साथ में रहे, जहाँ 10 दिनों तक हमने पूरा आश्रम व्यवस्था कैसी होती है, सन्यासी कैसे रहते हैं, उस तरीके से हम 10 दिन वहां पर रहे। हमने पूरा सन्यास लिया था कि भगवे वस्त्र पहनना, तुलसी की माला पहनना, सुबह 4 बजे उठो, योगा करो, ध्यान करो, मंत्र जाप करो, जो जो एक सन्यासी व्यक्ति करता है वो हम सभी ने किया। और हमारी जो स्वामिनी अम्मा थी, विमलानंद सरस्वती जी, उन्होंने हमें अद्वैत की शिक्षा दी। और बाहर से आने के बाद ना हम सभी के मतलब जीवन को देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो बहुत बदल गया। कि मतलब ऐसा है कि माँ को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि बच्चा बदला है या नहीं है। तो मेरी माँ भी यही कहती है कि बाहर से आने के बाद हर कोई इंसान बहुत, मतलब मेरे जो दोस्त भी वहां बने, वो बाद में मेरे घर भी आए, तो मेरी माँ ने जब सबको परखा तो वो भी कहती है कि नहीं, सब में बहुत बदलाव है। और अद्वैत एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे जीवन को बहुत सरल बना देता है। कि आज हमारी जनरेशन जहाँ डिप्रेशन वगैरह फेस कर रही है, वहां हमें लगता है कि अगर अद्वैत वेदांत हमें पता है तो हम इन चीजों को बहुत लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए एक ऐसा, मतलब ऐसा एक गिफ्ट है जो कि हमारे पास अगर हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैंने ना अद्वैत वेदांत के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं। असल में आदि शंकराचार्य जी के उसमें सानिध्य में या परिधि में ये सारी चीजें आती हैं, तो उसके बारे में लोग बात कम करते हैं, जबकि बहुत हमारी जड़ों में, हमारी गहराई में अद्वैत सिद्धांत की आवश्यकता है कि हमें समझना चाहिए। अगर आपसे मैं ये गुजारिश करूं कि कुछ आसान शब्दों में आप आम लोगों के लिए इसे समझा सके, तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि हम बाकी चीजों के बारे में बहुत बात करते हैं, वेद पुराणों के बारे में बात करते हैं, सनातन के बारे में बात करते हैं, लेकिन सनातन के मूल में जो है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी थोड़ा सा। जरूर। जब सबसे पहला शब्द आता है सनातन, आज भी लोग सनातन की व्याख्याएं बहुत अलग अलग करते हैं, पर एक बेसिक सा जो उसका अगर हम सरल भाषा में उसे समझाए तो वो यही है कि जिसका ना आदि है ना अंत है, जो सदा अनंत है वही सनातन है। और जब अद्वैत वेदांत की बात आती है तो शंकराचार्य जी ने हमें ये दिया था तत्वबोध तथा आत्मबोध के माध्यम से। तो अगर हम बहुत ही सरल भाषा में उसे कहें तो अद्वैत, द्वैत अर्थात ड्युअलिज्म, जो कि अलग अलग है। तो अद्वैत का अर्थ यही है कि यहाँ पे नॉन ड्युअलिज्म है, कुछ भी अलग नहीं है। आप, मैं, हमें सुनने वाले सारे दर्शक, हम सभी एक ही ब्रह्म तत्व से बने हुए हैं। अगर आप वहां दिल्ली में हैं, मैं यहाँ महाराष्ट्र में हूँ, जहाँ जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भारत के किसी भी कोने से हो सकते हैं, आपके दोस्त, मेरे दोस्त, कोई भी। हमें लगे कि शायद हम अलग अलग हैं, आपका नाम अलग है, मेरा नाम अलग है, पर फिर भी हम सभी एक ही है, एक ही ब्रह्म तत्व से मिले बने हुए। अद्वैत वेदांत यही कहता है कि क्रिएटर और क्रिएशन दोनों एक ही है। क्रिएटर यानी हम जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, और वो हम उसका क्रिएशन है। जीव है, हम जगत है, हम स्वयं जीव है यानी हम इंसान है। और जगत यानी जो हमारे आसपास है, घर है, पेड़ है, पौधे है, टेबल्स है, जो भी है, जो भी चीजें भौतिक विश्व की है, वो सारा जगत है। तो ईश्वर, जीव, जगत, हम सभी एक ही ब्रह्म तत्व से बने हुए हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी जब हम लोगों को बहुत बार हम कहते हुए सुनते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, वो लोगों को उसका अर्थ ही पता नहीं है, बहुत से लोगों को, कि हम एक तत्व से बने हुए हैं। जैसे अगर हम गोल्ड को ले लें, उसके ऑर्नामेंट्स तो बहुत हो सकते हैं, कोई पायल बना सकता है, कोई कोई अलग अलग, कोई बैंगल्स बनाएगा, कोई कुछ भी बनाएगा, पर उसका तत्व तो एक ही है कि वो सोना है। तो वही है कि हमारा तत्व भी एक ही है कि हम सभी ब्रह्म हैं, बस हम अलग अलग जीव बनकर यहाँ पर बैठे। आज हमारे बीच में इतना अंतर है, फिर भी वहां पे ब्रह्म है, बस हम दोनों जीवों को वो जोड़ रहा है। तो अद्वैत वेदांत यही कहता है कि सारे के सारे एक ही परम तत्व से बने हुए। अब लोगों का ऐसा भी कहना है कि भाई अद्वैत वेदांत तो सिर्फ सनातनियों के लिए, ऐसा नहीं है। ये जो तत्व है ये किसी शास्त्र से या किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई इस्लामी भी व्यक्ति हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है। ये तत्व सिर्फ यही कहता है कि हम अलग नहीं है, हम एक ही परम तत्व से बने हुए हैं। ये मतलब हमें भेद से अभेद तक लेके जाता है, हम एक अलग राह पर चलने लग जाते हैं जब हम अद्वैत को पढ़ते हैं। तो अगर आपसे मैं बात कर रही हूँ, या फिर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम हमारे दोस्तों से बात करते हैं, और दोस्तों से बात करते हुए
कभी कभी हमारे दोस्त हमें कुछ बोलते हैं जो हमें हर्ट भी हो जाता है कि नहीं यार ये कैसा हो रहा है, या फिर माँ डांटती है या फिर बॉस डांटता है। तो अद्वैत पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि अरे ये भी तो ब्रह्म ही है, हम भी तो ब्रह्म ही है। तो बहुत बार मतलब हमने ऐसा फील भी किया था जब हमने पहले पहले अद्वैत पढ़ा, तो जब माँ भी डांटती थी तो हमें बुरा नहीं लगता था, क्योंकि अरे वो भी तो ब्रह्म है, मैं भी तो ब्रह्म हूँ, तो मतलब हम क्यों डांट रहे हैं एक दूसरे को। एक बेसिक सी बात है, हम लोग कहते हैं कि भाई भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, वो तो हमसे बड़ा है, वो डोमिन मतलब हमारे ऊपर है। पर अद्वैत वेदांत यही कहता है कि वो भी ब्रह्म है, हम भी। जब हम भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं, कुछ भोग लगाते हैं, तो हम मंत्र जाप करते हैं भगवान के लिए। वैसे ही हमारा शास्त्र ये भी कहता है कि जब हम खुद भी खाएं तब भी हम मंत्र जाप करें। तो क्यों करें, क्योंकि हम भी तो ब्रह्म है, हम भी खुद को भोगी लगा रहे हैं जब हम खाना खाते हैं। तो मतलब ये तत्व यही कहता है कि भगवान भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है। तो इस तरीके से बस यही बात है कि जब वो खुद को भगवान कहते हैं ना, तो हम उन राक्षसों की तरह ना सोचे कि भाई मैं तो भगवान हूँ, मैं तो सब कुछ कर लूंगा। ये बस यही भावना है कि भगवान भी हमसे अलग नहीं है। तो हमें ऐसे जीना है, इस दिनचर्या के साथ जीना है जैसे कि भगवान जीते। जैसे हम ग्रुप्स में बैठते हैं, जैसे हमारी जनरेशन, जब हम हमारे दोस्तों के बीच जाते हैं, किसी एक को बिच करेंगे कि ये कैसा है यार, ये कैसे कपड़े पहनता है। एक बहुत बेसिक सी जनरेशन, मतलब हमारे जनरेशन की नहीं, हर जनरेशन की बात है कि हर कोई कॉलेज में जाता है तो यही करता है। तो मतलब हमारी स्वामिनी अम्मा भी यही कहती थी कि जब तुम दूसरे को किसी बात से बोल रहे हो ना, किसी को हर्ट कर रहे हो या फिर बीच कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम उससे कर रहे हो, तुम खुद को कर रहे हो, क्योंकि तुम और वो एक ही ब्रह्म तत्व से बने हुए। आज हमारा शरीर, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये तो सुंदर ही नहीं दिखता, ये दिखने में कैसा है ना, ये अच्छे ना इसके पास हाइट है। तो बात तो यही है कि ये जो हमारा शरीर हमें मिला हुआ है, उसे तो एक दिन जाना ही है, हम सभी को जाना है, हम परम तत्व में विलीन हो जाएंगे। पर बात तो यही है कि हमारा ब्रह्म तो है। तो एक गुरुजी भी थे, उन्होंने कहा था कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि आजकल के कुछ बच्चों में संस्कार बहुत अच्छे हैं, जैसे हमारे यहाँ गेस्ट भी आते हैं, वो कहते हैं नहीं आपकी बच्ची तो बहुत संस्कारी है, आपका बेटा तो बहुत अच्छा है। तो लोग बहुत बार माता पिता की तारीफ भी करते हैं कि आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए। और अगर वही बच्चा बिगड़ भी जाता है ना, तो वो माता पिता को कहते हैं कि नहीं माता पिता ने तो संस्कार ही नहीं दिए होंगे। एक ये बेसिक आइडियोलॉजी है जो हर समाज में होती है। तो बात ऐसी है कि अगर मैं अपने इस जन्म में बहुत अच्छी तरह से पेश आऊं, तो वही बात है जो अगले जन्म में मेरे संस्कारों के साथ मेरे साथ है। तो मतलब बहुत इजीली हम माता पिता को ब्लेम कर देते हैं, समाज को ब्लेम कर देते हैं, पर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत बातें नहीं सिखाते। तो बात यही है कि जब तक हम ये ना समझ ले कि हम कितने आवश्यक हैं, हम स्वयं ब्रह्म हैं, तो हमें उसी स्वरूप के साथ रहना। ये अद्वैत वेदांत ना ही पशु पक्षी पेड़ पौधे हम जीवात्मा किसी भी ना किसी के कलर जेंडर किसी से भी भेद नहीं करता। वो यही कहता है कि ये सारा विश्व, ये सारा ब्रह्मांड एक ही है। और जब ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो हम हर चीज को, हमारे देखने का जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वो बहुत बदल जाता है। क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं जितनी हम्बली आपसे पेश आऊं, जिस विनम्रता से आपसे बात करूं, यही दिखाता है कि मैं अपने आप से भी वैसे ही बात करी, क्योंकि आप और मैं अलग नहीं है, हम एक ही परम ब्रह्म तत्व से बने हुए हैं। और यही बात है कि शंकराचार्य जी, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाया, जैसे बहुत से धर्मों का पगड़ा बहुत ऊपर आ चुका था, तभी शंकराचार्य जी ने सनातन की डोर को संभाला था। आज हम खुद को सनातनी कह पा रहे हैं केवल उनकी वजह से, क्योंकि जब एक 8 साल का बच्चा केरला से ओमकारेश्वर तक आ जाता है, मध्य प्रदेश तक, हम सोच भी नहीं सकते कि 8 साल के बच्चे तो आज भी अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल में जाते हैं, वो लेने आते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो अभी छोटा ही है। पर वो 8 साल का बच्चा, जब उसके वेद पता थे, तो वो ऐसे अकेले पैदल निकलता था, तब तो ट्रांसपोर्ट की सेवाएं भी नहीं थी। ऐसे वक्त में अगर वो बच्चा निकलता है, तो हम जैसे लोग, आज अगर मैं 20 साल की हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां तो बहुत अधिक है उनसे भी। पर उन्होंने अपनी 32 आयु में जितना किया, वो तो शायद हमारा पूरा जीवन भी हो जाए तो हम कर नहीं सकते। उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि भाई गीता बहुत बड़ी है या फिर ये धर्म बहुत बड़ा है। उन्होंने सबको यही समझाना चाहा कि मतलब अद्वैत वेदांत कितना अच्छा है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं और है भी कि आदि शंकराचार्य, आचार्य शंकर जो है वो शंकर जी के अवतार है। ऐसे हम बहुत से पुराणों में भी पढ़ते हैं कि भाई वो तो शंकर जी के अवतार है। तो शंकर जी ने, मतलब एक कथा भी है कि वो चांडाल के रूप में उनके सामने आए थे, और उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि नहीं आप तो साइड में आ जाइए, क्योंकि शंकराचार्य जी आ रहा है, अब उनके बीच में कैसे आ सकते हैं। तो उस वक्त वो कहते हैं कि तुम भी उसी आकाश के नीचे हो, मैं भी उसी आकाश के नीचे हूँ, तो फिर भी हम अलग कैसे हो सकते हैं।
तो उस वक्त शंकराचार्य जी कहते कि भाई ये बात तो मतलब शंकर जी ने खुद आकर उन्हें फिर से समझाई कि आज हम लोग कहते हैं छूत अछूत, ये जाति अलग है, ये धर्म अलग है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, तो कैसे हम अलग है? हम सभी एक ही आकाश के नीचे है, एक ही धरती पर चलते हैं, एक ही पानी पीते हैं। तो हमारे बीच में ये जो भावनाएं हैं, ये जो अंतर, ये हमें खुद बना के रखा। तो बात जब ऐसी है कि जब हम जैसे युवा अद्वैत वेदांत को समझ लेते हैं, तो हम अगली पीढ़ी को भी ये बात बता सकते हैं। आज जब से मुझे ये सारी मतलब शिक्षा मुझे थोड़ा सा मिला, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो पूरा जीवन में हो जाए तब भी इंसान समझ नहीं सकता। तो मतलब हमारी स्वामी अम्मा भी ये कहते हुए कहती थी कि अद्वैत वेदांत को समझना बहुत आसान है, बस यही समझना है कि हम सभी एक ही है। यही तो एक फिलोसॉफी, एक बेसिक फिलोसॉफी की नॉन ड्यूअलिज्म, पर लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। तो मतलब एक किताब में भी लिखा है कि हम सभी भगवान हैं इस धरती पर आए हुए, बस हम वो अज्ञानी लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हम कौन है। कि मतलब दो सवाल भी होते हैं जीवन के कि हम बहुत अज्ञानी हैं, हमें इस जीवन के ज्ञान के बारे में पता नहीं है। व्हाट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? मतलब आपको इस जीवन में क्या चाहिए, हमें क्या? अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, यही बात है कि मुझे खुशी मिल रही है आपसे बात कर कर। अगर मैं अपने दोस्तों के बीच जाती हूँ तो मुझे खुशी मिल रही है उनसे मिलकर। अगर मुझे पता है कि बाहर जाने के बाद मैं हर्ट होने वाली या फिर मुझे दुख मिलने वाला है, मैं वहां जाना अवॉइड कर दूंगी, नहीं जाएंगे हम। कि भाई जहां हमें खुशी मिलती है वही हम करें। तो जीवन का पहला लक्ष्य है कि हमें सबको सुख ही चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए इस जीवन से। हमें आज अगर मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, मेरे कोई दोस्त एडवोकेट बनना कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हमें खुशी चाहिए जीवन में। हमें लगता है कि अगर मैं ये गोल प्राप्त कर लूं तो मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। तो पहली बात है कि हम सबको नित्य आनंद सुख चाहिए, कि सुख तो चाहिए पर नित्य चाहिए, हमें किसी को दुख नहीं चाहिए अपने जीवन में। और दूसरी बात यह है कि मैं कौन हूँ। तो मुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, तो मुझे सवाल भी आते थे जब अम्मा ये सवाल पूछती थी कि भाई मैं कौन हूँ। मतलब सवाल तो बहुत बड़ा है। क्या बचपन से हम खुद को देखते आ रहे हैं, मुझे पता है कि मेरा नाम अक्षता है, मेरे माता पिता ने मुझे वो दिया हुआ है, मैं यहाँ यहाँ रहती हूँ, ये पढ़ती हूँ, ये एक बेसिक पर्सनालिटी है हर इंसान की। तो अम्मा कहती है कि मैं नित्य अनंत सुख, तो मतलब मैं वही हूँ जो मैं लोगों में ढूंढ रही हूँ। अगर आज मैं बहुत डिफिकल्ट सी सिचुएशन में हूँ, शायद आज कल मेरा एग्जाम है या फिर कल मेरा रिजल्ट लगने वाला है, एक बेसिक सी बात जो होती है, तो मुझे क्या चाहिए कि भाई मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि जब रिजल्ट अच्छा लगेगा तभी मुझे खुशी होगी उस बात की कि रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। पर अगर मैं सोचूं कि भाई मुझे तो खुशी होना है, रिजल्ट कैसा भी लगे, तो मैं अपने आप से खुश फील करूंगी कि नहीं यार मुझे तो खुशी होना है। अगर बुरा लगे, अरे ठीक है ना, अगली बार फिर से ट्राई कर लेंगे, और अच्छा लगा तो मुझे खुशी तो अल्टीमेटली होनी है। तो अम्मा कहती थी, हमारी स्वामिनी अम्मा विमलानंद सरस्वती जी, वो कहती थी कि जब तुम सुबह उठो ना तो तुम आईने में देखो और खुद को कहो कि मैं नित्य अनंत सुख। तो उस दिन से हम रोज अपने आप को कहते हैं कि मैं नित्य अनंत सुख हूँ। फिर माँ डांटे कोई बात नहीं, मैं तो नित्य अनंत सुख हूँ, मुझे खुशी होना है। अगर बहुत प्रेशर बढ़ जाए, क्यों प्रेशर लूं, मैं तो नित्य अनंत सुख हूँ, मुझे तो खुशी रहना है, मुझे प्रेशर भी नहीं लेना है। तो अम्मा यही कहती है और अद्वैत वेदांत भी यही कहता है कि जब हम खुद को ये समझ ले कि हम जो लोग दूसरों में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये इंसान अगर मुझसे अच्छे से बात करे ना तो भी मुझे खुशी होगी, हम लोगों को अटेंशन चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर वो अच्छा बर्ताव करे तभी मैं खुश हो जाऊंगी। तो बात ऐसी नहीं है। अगर मैं सोचूं कि वो मुझे अटेंशन दे ना दे, उसे मतलब मेरे होने से कुछ मतलब पड़े ना पड़े, पर मुझे तो खुशी रहना है, देन दैट्स द पॉइंट जब आपको लगता है कि मैं स्वयं नित्यानंद सुख हूँ। मतलब अद्वैत वेदांत की बेसिक फिलोसॉफी यही है कि सारा ये जो जीवन है, ये जो सारा जगत है, वो एक ही ब्रह्म तत्व से बना हुआ है। मतलब ये जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। और हम जो जीव है, हम जैसे जो इंडिविजुअल्स इस जगत में घूमते हैं, वो अल्पज्ञ और अज्ञानी है। तो जिस दिन हमें इस जीवन के अज्ञान से हम ज्ञान की तरफ जाएंगे, तो ज्ञान यही है कि हमें ये समझना है कि ब्रह्म तत्व हर जगह है, वो पेड़ में है, पौधे में है। अगर हम बात करें कि मुझे पता चल जाए कि भाई मेरे घर के सामने जो पेड़ है उसमें ब्रह्म तत्व, तो फिर मैं उसे ब्रह्म की तरह ही देखूंगी कि भाई इसमें भी तो भगवान है, इसमें भी तो ईश्वर है, तो मैं उसे काटना भी नहीं चाहूंगी जैसे आज लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो मतलब जैसे वो समझाते भी है कि अगर मुझे पता चल जाए कि भाई हर जगह ब्रह्म है, तो एक डोमिनेशन की जो पोजीशन होती है वो नहीं रहेगी। हम मतलब इक्वालिटी की बात नहीं है,
इक्वालिटी तो तब होती है जब दो लोग अलग रहते हैं, जैसे मेल और फीमेल की जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम वो कब करते हैं, जब दो अलग इंडिविजुअल्स है। ये तो दो अलग है ही नहीं, ये वननेस है, ये एक है। जैसे हम कहते हैं कि आज मतलब आदि शंकराचार्य जी की ज्ञानस्थली ओंकारेश्वर में नर्मदा मैया की गोद में आज आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट बड़ी ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने वाला है, 18 सितंबर को होगा। तो उसे नाम भी उन्होंने वही दिया है कि एकात्म धाम, यानी अ जर्नी टुवर्ड्स वननेस। एकात्म धाम क्यों? क्योंकि ये एक प्रतीक है जो हर किसी को बताता है कि भाई हम सभी एक हैं, आप एक, आप भी ब्रह्म तत्व से है, मैं भी ब्रह्म तत्व से हूँ। सिर्फ हमारे जो जीव है वो थोड़े से अलग है, और यही हमारा अज्ञान भी है कि अगर मैं आपको अपने से कुछ अलग समझती हूँ तो यही वो बात है कि मैं समझती हूँ कि मुझे अद्वैत वेदांत का अज्ञान है, मैं अज्ञानी हूँ अगर मैं आपको मुझसे अलग समझती हूँ। पर जिस दिन मुझे ये अनुभूति हो जाए कि आप भी वही है, मैं भी वही हूँ, तो मैं आपसे उसी तरह से पेश आऊंगी जैसे मुझे लगता है कि लोग मुझसे पेश आए। जैसे हम आईने में, जैसे अम्मा भी कहती है कि खुद को हमेशा कहते रहो कि भाई तुम तो नित्यानंद सुख हो। जब आपको ये पता चल जाता है कि आप खुद सुख है, आपको खुशी से रहना है इस जीवन में, उसी दिन आपको ये बात भी रियलाइज हो जाती है कि भाई हमें तो, मैं अगर खुद सुख हूँ तो मैं लोगों में उस सुख को क्यों ढूंढ रही हूँ? क्योंकि आज हम बहुत बार है ना लोगों के बर्ताव पर अपनी खुशियां, अपने दुख, बहुत सी चीजें मतलब उन पर हम डिपेंड कर देते हैं। तो अद्वैत वेदांत हमें ये सिखाने की भी कोशिश करता है कि हम अलग नहीं है, हम एक है। तो अद्वैत अगर किसी को बहुत सरल सी सरल भाषा में भी हम समझाने की कोशिश करें तो नॉन ड्युअलिज्म, कि इस जीवन में कुछ भी अलग अलग नहीं है, हर जगह ब्रह्म है, हर जगह हम है। जैसे शंकराचार्य जी ने दो अलग अलग स्क्रिप्ट के माध्यम से इसे समझाना चाहा, एक है आत्मबोध और तत्वबोध, और इसी माध्यम से आज भारत के बहुत सारे युवा इस इनिशिएटिव के माध्यम से इसे सीखने जा रहे हैं। मुझे लगता है जो जिस तरीके से आपने समझाया है, बहुत बड़े बड़े लोग भी इस चीज को उतने अच्छे से, उतने सधे हुए शब्दों में नहीं समझा पाते। बहुत एक ऐसा था जैसे कि नर्सरी का बच्चा सामने बैठे सीख रहा है और उसको आप उसी भाषा में समझा रहे हैं। दिस वाज रियली सो गुड कि मेरे बाद भी जो इसे सुनेंगे इसको, उन्हें इस योग के बारे में अच्छे से समझ में आएगा कि हम अद्वैत को जो सिर्फ शब्द सुन करके रह जाते हैं, उसके अंदर जो चीजें छुपी हुई है, जो रहस्य छुपा हुआ है, वो आपने सरलतम समझाया है। अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे, आखिरी सवाल पूछूंगी। वो पूछना इसलिए भी बनता है क्योंकि आपने अद्वैत की बात की, नॉन ड्युअलिज्म की बात की, और जो पॉलिटिक्स है वहां तो अद्वैत कहीं दूर दूर तक नहीं है। वहां पे तो मैं का संस्कार जो है सबसे आगे रहता है। ऐसे में बहुत सारी अलग अलग पार्टीज हैं जो अपने अपने आप को, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करती रहती हैं। आपको अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से पूछूं, क्योंकि आप बहुत पॉलिटिक्स के बारे में भी काफी नॉलेज रखती हैं, आपके हिसाब से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी पार्टी को एक अच्छी पार्टी, जो कि देश का सही तरीके से नेतृत्व कर सकते हैं, वो गुण होने चाहिए उनके अंदर? क्योंकि आप जो आप बताएंगी, मुझे मालूम है उसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी का पूरा पुट होने वाला है, और आप बिल्कुल नॉन बायस, जिसके भी बारे में आप बताएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत नॉन बायस तरीके से आप बताएंगे कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि देश सुचारू रूप से उसका शासन किया जा सके। तो जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो मतलब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी पार्टी को बिलोंग करती हूँ या फिर मैं किसी आइडियोलॉजी के साथ हूँ। तो जब से मैंने इसके बारे में पढ़ना या फिर देखना शुरू किया, मैं हमेशा खुद को यही कहती थी कि मुझे बहुत लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, बहुत न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, क्योंकि मैं एक भारत की नागरिक हूँ, एक युवा ऊर्जा हूँ, जिसके साथ आज मेरे दोस्त या फिर मेरे भाई बहन, हम सभी इस बात पर बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं कि जब तक मैं ये ना समझ लूं कि मेरे देश की क्या जरूरत है और क्या जिम्मेदारियां एक नागरिक के तौर पर मुझ पे है, तब तक शायद हम किसी को उंगली नहीं उठा सकते। एक बात ऐसी, आज हमारे बहुत भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, हर कोई अपना एजेंडा दिखाना चाहता है, हर किसी को अपने लिए कुछ ना कुछ काम करना है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लाती है। बात तो एक ऐसी होती है कि इम्प्लीमेंटेशन फैसिलिटीज जो आज भारत में है वो बहुत कम पड़ रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और हम उनसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि अगर सुपीरियर अथॉरिटी से कोई इनिशिएटिव आ रहा है तो आखिरी इंसान तक वो पहुंच ही पाए, क्योंकि बीच में जो लूप होल्स है ना वो बहुत ज्यादा है।
तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने लूप होल्स पर काम करे तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे पास मैं अगर बात करूं, जब मैं गूगल पर सर्च करती हूँ कि क्या क्या किस व्यक्ति, अगर मैं कहूँ कि भारत के युवाओं के लिए कौन कौन सी स्कीम्स है, मुझे गूगल पर बहुत सारी स्कीम्स पता चलेगी। पर बात ऐसी है कि जब तक मैं गूगल ना करूं तब तक ये बातें मुझ पर पहुंचेगी ही नहीं। जैसे आज बहुत सारा हमारे देश में समाज नहीं कहते हम, बहुत सारा एक वर्ग ऐसा है जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, तो उनका क्या। तो बात ऐसी है कि हमें उन तक ये बातें पहुंचानी चाहिए। अगर हमारे, जैसे मैंने कहा था आपसे, मैंने बात भी की, अभी भी मेरे घर पे पावर कट हुआ था, तो अगर मैं बेसिक बात कहूँ तो मेरी ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी वालों की कुछ काम होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा। पर हमारे देश में एक ऐसी मेंटालिटी है कि अगर मेरे घर की लाइट गई या फिर मेरे घर के सामने का रास्ता टूट गया, तो ये जो जिम्मेदारी है ये मेरी कॉर्पोरेटर की नहीं है, ये जिम्मेदारी है इस देश के प्रधानमंत्री की, ये जिम्मेदारी है इस देश के राष्ट्रपति की। तो लोग घर में बैठकर उन्हें गालियां देंगे, लोग कहेंगे भाई इसे तो काम ही नहीं करना आता, इतने वर्षों में इसने क्या किया। तो बात ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर डायरेक्ट उंगली उठाने से पहले एक नागरिक के तौर पर हमें हमारी शासन प्रणाली को भी बदलना, कि अगर मुझे लगता है कि मेरी सोसाइटी में आज इतने जरूरत की नीड है, तो मैं अपनी जो नासिक मतलब मेरी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनसे जाकर ये बात कहूँ कि मुझे इन बातों की जरूरत है। अगर मैं डायरेक्ट ये बात कह दूं कि नहीं भाई बीजेपी ने ये करना चाहिए या फिर कांग्रेस ने ये करना चाहिए या फिर कोई भी रिस्पेक्टिव पार्टी उसने ये करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि नागरिक के तौर पर हम कम पड़ रहे हैं। क्योंकि हम जैसे मतलब हम अगर हमारी बात करें, उसे भी अगर हमारे पिताजी या फिर दादाजी की बात करें, तो उनके जहन में पॉलिटिक्स तो पूरा बचता ही है। मतलब आज भारत के हर घर में एक दादाजी रहते हैं, एक पिताजी रहते हैं, कि सबको पॉलिटिक्स में बहुत। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करें तो महाराष्ट्र में तो पॉलिटिक्स इतना अच्छा चलता है कि सभी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं उसे सुनने के लिए। तो बात ऐसी है कि मैं हमेशा यही कहना चाहती हूँ कि जब तक एक नागरिक के तौर पर हम हमारी जिम्मेदारियां ना समझ ले, जैसे मैंने अद्वैत में भी कहा था कि भाई वो पॉलिटिकल पार्टी भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ, तो मैं उस पर उंगलियां क्यों उठा रही। जैसे अगर मैं उस पे उंगलियां उठा रही हूँ, उसे मैं कह रही हूँ कि भाई तुमने तो ये किया ही नहीं, तुम्हारे यहाँ तो ये सारी बहुत बातें गलत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद पर उंगली उठा रही हूँ। तो बात ऐसी है कि अगर मैं इस देश की नागरिक हूँ, जिस संविधान ने मुझे कुछ कर्तव्य भी करने को कहा, अगर मेरे पास ड्यूटीज है, कुछ राइट्स है, तो मेरे पास मुझे अपनी ड्यूटीज भी निभानी चाहिए। तो जब तक मैं अपनी ड्यूटीज ना निभाऊँ ना, तब तक मैं अपनी राइट के हक के लिए मैं चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता दूं कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर जब तक मैं अपनी ड्यूटीज के बारे में ना कार्यक्षम रहूं, ना सक्षम रहूं, तब तक शायद मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर बात ना करूं। तो अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे बेसिक लेवल से जाना पड़ेगा। हम जब तक एक नागरिक के तौर पर नहीं बात करेंगे ना, अगर मैं कह दूं कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, तो मैं उसी आइडियोलॉजी में काम करूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसे हमारे यहाँ के जो बच्चे, हमारी देश की युवा शक्ति बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे जा रही है कि आज इस नेता का कार्यक्रम है, उस नेता का भाषण है, तो हमें ना उस सारी चीजों में एक लिबरल, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते। आज हमारा भारत, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, G20 की समिट हुई है, हमने भारत का दर्शन पूरे विश्व को दिखाया है। आज तक इस भारत में जब कोई विदेशी लोग आते थे, हम उन्हें सिर्फ ताजमहल दिखाते थे, आज हम अक्षरधाम में दिखा रहे हैं। यही दिखता है कि भारत की संस्कृति हम आज विश्व के सामने दिखा रहे हैं, क्योंकि ताजमहल भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, पर उसी के साथ भारत में बहुत सारी मंदिर भी है, हमारी संस्कृति भी है। जब हम भारत में कोई आता है, आज हमने देखा कि जब जापान की फर्स्ट लेडी आई तो वो साउथ इंडियन सिल्क की एक साड़ी पहन कर आई थी। तो मतलब हमें दिखता है कि जब हम बाहर भी जाते हैं, जैसे बाहर जाते हुए हम कहते हैं कि भाई हमें तो ब्लेजर पहनना चाहिए, हमें सूट पहनना चाहिए। तो जब तक हम भारतीय संस्कृति, अगर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं कुर्ता पहन के बैठी हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं अपने और से भारत की संस्कृति को लोगों के सामने पेश ना कर पाऊं, तब तक मैं भारतीय क्यों कहूं? क्योंकि आज हमारे भारत के पास सबसे विशाल संस्कृति है। आज हम देखते हैं कि हमारे जो महादेव जी की जो पिंड होती है वो ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रही है, एक हनुमान जी का मंदिर अमेरिका में भी मिल रहा है। तो बात ऐसी है कि जब हम कहते हैं कि भाई सनातन तो सिर्फ भारत का है, नहीं, सनातन सिर्फ भारत का नहीं है, वो पूरे विश्व का है। तो उसी बात से हमें पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ भी देखना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज आज भारत के लिए काम कर रही है। हाँ, जो पिछले 10-20 साल पहले नहीं था, आज हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटीज है,
रास्ते अच्छे बन रहे हैं। आज हमारे पास रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन जैसे, अभी हम अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो नितिन गडकरी जी ने महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा रास्ता बनाया जो नागपुर से मुंबई को जोड़ेगा, जिसे हम समृद्धि कहते हैं। तो बहुत मतलब चीजें हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की लूप होल्स पर जाने से पहले हमें उस पार्टी को वोट करना चाहिए जो पार्टी हमारे लिए कुछ अच्छा कर रही है। पर ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हर तरह से अच्छा कर रही है। जैसे अगर बात हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ हमारा नेता तो बहुत अच्छा है, ये जो हमारी सुप्रीम पावर पर बैठा है, पर हमारे जो कॉर्पोरेटर्स है, जो हमारी बेसिक, जो हमारा एमपी है हमारे एरिया का, जो एमएलए है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सुप्रीम पावर को ब्लेम करने से, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करने से, हमें खुद की ओर से भी वहां कुछ कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि घर पे बैठकर अगर हम ब्लेम कर रहे हैं ना, तो फिर ना उसे सुनाई दे रहा है, ना हमारे एमएलए को पता है कि लोग उसे कुछ बोल रहे हैं। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं सुधार सकते। क्योंकि घर पर बैठकर बातें करना थोड़ा इजी है, पर खुद उस ग्राउंड लेवल पर जाना बहुत मुश्किल। तो हम वहीं से कुछ शुरुआत जरूर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मुझे लगता है कि ये हर नागरिक को समझने की आवश्यकता है इस बारे में, क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखेंगे, जो उसके बाद ही हम अपने राइट्स की बात कर सकते हैं ना। हम अपने अधिकार की अर्थात बात तब करेंगे जब हम अपने कर्तव्यों को ही नहीं निर्वहन करेंगे, तो फिर फायदा क्या। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि जिस आयु में आप हैं, उस आयु में आपके अंदर अगर इतना ठहराव है, इतना ज्ञान है, तो आने वाले कुछ सालों में आप अवश्य ही देश के लिए कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा करेंगी। और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद करती हूँ कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, बिना डिगे, बिना रुके, निरंतर आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सक्सेस का सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है निरंतरता। आप निरंतर आगे बढ़िए। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे कि ईश्वर आपको शक्ति देते रहे, और जिस तरह से दिमाग आपने खोल रखा है, अपनी आत्मा को खोल रखा है, उसी तरह से वो ना पायस, पवित्र तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय से आभार। फिर मिलेंगे जल्दी। जरूर।